हेलो एवरीवन, आई एम सुजल कुमार गुप्ता और आज मैं लेकर के आया हूं आप सबके बीच राकेश शिंदे जी को, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में 13 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी, जो BTW वीजा सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सेल्स हेड काम करते हैं। सर, ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे दर्शकों को कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में? थैंक यू सुजल, आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के जीडीपी में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो $200 मिलियन का है, और अभी यही बात 2028 तक $500 मिलियन तक होने वाली है। जैसा कि अभी आपने बताया कि लगातार कंट्रीब्यूशन टू ट्रैवल इंडस्ट्री का बढ़ता जा रहा है हमारी इंडियन जीडीपी में, तो सर लोग बहुत ज्यादा बाहर भी इंटरनेशनल टूर ट्रैवल भी करते हैं। तो सर, लोगों को क्या लगता है ना कि पासपोर्ट वीजा बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत टीडियस जॉब है करने को, तो आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? यस यस सुजल, ये सारी चीजें सच में देखी जाए तो बहुत हेक्टिक ही होती है, जो कि वीजा एंड ओवरऑल पार्ट के अंदर आ जाती है। तो हम BTW वीजा सर्विसेज लास्ट 13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता है। क्योंकि जब हम वीजा एप्लीकेशन करने में जाते हैं तो ये वीजा के रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल दोस पार्ट्स हर 2, 6 और 8-10 महीने के अंदर चेंज होते ही रहते हैं। तो एप्लीकेंट को ये पता नहीं रहता है कि लास्ट रूल क्या थे, अभी के रूल्स क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे लोग अटक जाते हैं और फिर बाद में लगता है कि ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। तो वी हैव द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज पर्सन्स इन आवर इंडस्ट्री, सो यू कैन अप्रोच अस फॉर द वीजा पर्पस। थैंक यू फॉर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है हर इंसान के माइंड में जब बाहर ट्रैवल करता है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए। तो सर बेसिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ इंसान छोड़ ही देता है, भूल ही जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो सर हमारे दर्शकों को आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं व्हाइल अप्रोचिंग टू वीजा प्रोसेस? तो चल, जैसे देखा जाए तो ये कंट्री टू कंट्री डॉक्यूमेंट का पार्ट अलग अलग है। यदि आप जाओ यूरोप में तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाता है। आप यदि एशियन कंट्रीज घूमोगे तो 4-5 डॉक्यूमेंट के अंदर भी वीजा हो जाता है। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ वीजा के अंदर के डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे देखी जाए तो आपके प्रोफेशन रिलेटेड के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं रिलेटेड टू प्रोफेशन, लाइक इफ यू आर वर्किंग देन आपका लीव लेटर लगता है आपके कंपनी के पास है, आपके सैलरी स्लिप्स लग जाते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट एंड ITRs। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉपी लग जाती है। आप सेल्फ प्रोफेशन हो, मतलब यदि आप CEO हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन कॉपी लगेगी। आप एडवोकेट हो तो आपकी बार काउंसिल ID लगेगी। यदि आप फार्मर्स हो तो आपके नेसेसरी लैंड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट एक बेसिक है। अकॉर्डिंगली आपके होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुक, एयर टिकट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर एडिशनली लग जाते हैं। आप सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा सकते हो। यदि आपका कोई इन्वाइटी फॉरेन कंट्रीज में है और आप उनको विजिट करने के लिए जा रहे हो तो उनके डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, लाइक इन्विटेशन लेटर फ्रॉम देम। आप उनके पासपोर्ट कॉपीज, वीजा कॉपीज एंड अकोमोडेशन प्रूफ ले सकते हो। सो ये जो वीजा एंड डॉक्यूमेंट का पार्ट रहता है, ये कंट्री टू कंट्री एंड पर्पस टू पर्पस चेंज होता है। ठीक बात कही सर, मतलब लाइक कंट्री टू कंट्री वैरी करता है डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस। सर लोगों का मन में ये भी सवाल होता है कि क्योंकि एक ट्रैवल ऐसी चीज है कि वो लोग प्लान करके चलते हैं, तो किसी को कोई भी कंट्री विजिट करना है तो उसके कितना टाइम लगता है वीजा के लिए, कि कितने दिन पहले या कितने महीने पहले से उसको वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो उसको क्या टाइम फ्रेम लेना चाहिए, लेके चलना चाहिए ट्रैवल पर्पस के लिए, वीजा के लिए? सुजल, ये जो चीज है वीजा, ये आप कंट्री टू कंट्री, मैंने आपको अभी बोला कि कंट्री टू कंट्री डॉक्यूमेंट चेंज होता है, कंट्री टू कंट्री प्रोसेस चेंज होती है। ऐसे ही देखा जाए तो ये जो वीजा है वो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग प्रोसेस है। कई एप्लीकेशन, जैसे कि आप यूरोप जा रहे हो तो 6 महीने प्रायर आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आप यूरोप प्लान कर रहे हो, यदि आप UK या फिर US ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 6 महीने प्रायर आप ये सारा प्लान बना के रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि 6 महीने प्रायर एप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आपका वीजा एज सून एज पॉसिबल आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपके हाथ में वीजा जल्दी आएगा तो आप ट्रैवल, मतलब आपका एयर टिकट्स एंड ऑल बहुत कम रेट में उसको आप बुक कर सकते हो आपके ट्रैवल पर्पस के लिए।
ये सेम चीज आप यदि एशियन कंट्रीज के लिए देखी जाए तो ये आप बेसिकली देखा है तो एक 30 days प्रायर आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए भी अराउंड जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 8 to 10 वर्किंग डेज ही रहता है। That's it. सर बात कर रहे हैं टाइम की, तो सर अभी क्या हो गया है कि ई वीजा करके भी कोई चीज आ गई है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होने लगा है, जिससे टाइम कम लगता है वीजा मिलने में। तो आप अपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमारे दर्शकों को हाइलाइट्स दे सकते हो कि ये ई वीजा क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? श्योर श्योर सुजल, ये जो चीजें हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि ई वीजा नॉर्मल पास, तो अब 10 साल या फिर 12 साल ये जो चीजें हैं बहुत सारी बदल चुकी है इस पीरियड में। तो जैसे कि कई ऐसे वीजा थे कि जिसको प्रोसेस करने के लिए पूरा एप्लीकेशन हैंडिटन फाइल करना पड़ता था, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ते थे, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सेंटर के ऊपर जाके वो सबमिट करने पड़ते थे, तो उसके बाद वीजा डिसीजन आपके पासपोर्ट के अंदर एज ए स्टिकर वीजा लग के आ जाता था। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ने ये चेंज करके रखा है, ठीक है। तो ये सब लोगों के लिए आसानी हो चुकी है कि अभी सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपीज में इकट्ठे करो, आपका फॉर्म फाइल करो ऑनलाइन और वहां पे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फीस पेमेंट करो और आपका एप्लीकेशन हो गया सबमिट। और इसी चीजों से आपकी जो वीजा की प्रोसेस है वो रिजॉल्व होती जा रही है। तो अभी मैं आपको ऐसे कंट्रीज को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, जहाँ पे आप डायरेक्टली ई वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और आपका वीजा मिला सकते हो। और ऐसे भी कई कंट्रीज है जहाँ पे आपको आपके पास वैलिड यूएस वीजा है, यूके शेंगेन वीजाज है, ये वीजा एप्लीकेशन आपके पास वैलिड होगा तो आप ई वीजा एप्लीकेशन कंट्रीज का तुरंत करके ले सकते हो, जैसे कि टर्की है, अर्जेंटीना है, ये जो वीजाज है, सऊदी है, अभी ट्रेंडिंग कंट्रीज, ये आप एक दिन के अंदर ही आप वीजा प्रोसेस कंप्लीट करके ले सकते हो। सर इस प्रोसेस के दौरान लाइक हमारे बीटीडब्ल्यू वीजा सर्विसेज का क्या रोल होता है वीजा प्रोसेसिंग में? श्योर सुजल, ये जो चीजें मैंने आपको जैसे बोली, हमें जो भी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, तो हम एप्लीकेंट को ये चीजें समझाते हैं कि क्या एप्लीकेशन की पहले तो प्रोसेस है। मानो कि आप यूरोप जा रहे हो तो यूरोप का प्रोसेस अलग है, आप यदि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, हर एक कंट्री के अलग अलग प्रोसेस है। तो हम आपको पहले तो हमारे एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको प्रोसेस समझाएगी, आपको डॉक्यूमेंट का पार्ट समझाएगी, अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स आपके पास से लेगी, एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगी, आपके पास से वेरीफाई करके फिर आपका एप्लीकेशन सबमिशन सेंटर पे सबमिशन कर लेगी, ठीक है। ये सारी प्रोसेस रहती है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बोला कि ई वीजा है, ऑफलाइन वीजाज है, तो ये जो ई एंड ऑफलाइन वीजाज के अंदर बहुत सारी टॉपिक्स है, जैसे कि कहीं कभार ये भी होता है कि एप्लीकेंट को खुद सबमिशन के लिए जाना पड़ता है, वहां पे जाके बायोमेट्रिक्स देनी पड़ती है, सबमिशन करना पड़ता है, आपके फोटोज एंड ऑल पार्ट वहां पे कैप्चर्स किए जाते हैं, तो ये सारी सी चीजें रहती है। तो कई कभार एप्लीकेंट को खुद जाना पड़ता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कहीं एप्लीकेशन हम एप्लीकेंट के बिहाफ एज ए एजेंट सबमिशन कर सकते हैं एम्बेसी एंड काउंसलेट के अंदर, तो इनके बिहाफ पे ही कलेक्शन करके एप्लीकेंट को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए एप्लीकेंट के बायोमेट्रिक्स वो कैप्चर करके लेती है, तो एप्लीकेंट को खुद सबमिशन के लिए जाना पड़ता है, वहां पे जाके बायोमेट्रिक्स देनी पड़ती है और सबमिशन कराना पड़ता है। बिफोर प्रोसेसिंग योर वीजा एप्लीकेशन, बीटीडब्ल्यू आपको आपका अपॉइंटमेंट बुक करके देता है, पूरा एप्लीकेशन स्क्रूटिनी करके देता है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट का पार्ट जिसमें आपको बोला फिलिंग करता है, आपको वेरीफाई करा के लेता है और उसको गो हेड करके फिर आपको देता है हैंडओवर, और वही डॉक्यूमेंट लेके आपको सबमिशन के लिए जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आंसर के लिए। सर नेक्स्ट सवाल यहाँ आता है कि बहुत जगह वीजा रिजेक्ट हो जाता है, मेजरली तब जब लोग इंडिविजुअली अपना ट्राई करते हैं फॉर्म फिलिंग करके और वीजा प्रोसेस करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो सर ये क्यों होता है, वीजा का जो आउटकम आता है वो नेगेटिव क्यों आता है एम्बेसी की तरफ से? प्लस सर क्या करना चाहिए लोगों को कि वीजा एक्सेप्ट हो जाए या नेगेटिव आउटकम ना आए एम्बेसी की तरफ से? यस सुजन, ये जो सवाल है वो आपने बहुत अच्छे पूछा, थैंक्स फॉर द रीजन। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो एप्लीकेंट खुद से एप्लीकेशन जब करता है तो बहुत सारे थिंग्स जो है वो मिस हो जाता है। मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, आपके अकाउंट में बैलेंस जरूरी है, या फिर आप यूरोप जा रहे हो, आप यूके जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो,
तो यहाँ पे देखी जाए तो बेसिक जो अमाउंट रहती है 2 लाख 3 लाख तक आपके अकाउंट में होनी चाहिए होती है, और आपके अकाउंट में जब बैलेंस कम है तो फिर ये नेगेटिव डिसीजंस आ जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभार आप डॉक्यूमेंट्स मिस कर लेते हो, कोई डॉक्यूमेंट जोड़ना जरूरी होता है वो मिस होता है, तभी ये नेगेटिव डिसीजंस आ जाता है। तो वी आर द एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड, सो हम क्या करते हैं, इसको स्क्रूटिनी करते हैं, और स्क्रूटिनी करके एप्लीकेंट को यही कंसल्ट करते हैं क्या डॉक्यूमेंट जोड़ना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करने चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर, जैसे आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाए और आपका वीजा जो है एम्बेसडर को अप्रूव करने के लिए आसानी हो जाए कि क्या आपकी मतलब ट्रैवल है, क्या आपका फाइनेंशियल पार्ट है, और ऑल थिंग्स। सर बहुत सही बात बोली आपने। बाकी सर एक चीज ये होती है ना कि वीजा आ गया बन गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक्सपेंस कितना हो जाता है एक क्लाइंट का, टोटल कितना खर्चा दिमाग में लेके चलना पड़ता है क्लाइंट को? सो सुजल, यहाँ पे जब देखा जाए तो बेसिकली यूरोप कंट्रीज के लिए आप जा रहे हो तो अराउंड 90 यूरोज उनकी वीजा फीस रहती है और सही सबमिशन चार्जेस रहते हैं। ये कुल मिला के आप 10,500 तक पकड़ के चल सकते हो ऑल शेंगन कंट्रीज के लिए। आप यूके या फिर यूएस जा रहे हो तो पकड़ के चलो कि अराउंड 14-15,000 तक उनकी वीजा फीस है जो कि आपको पेड करनी है। यही सेम थिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अराउंड 12,000 तक वीजा फीस है, कनाडा के लिए अराउंड 12-13,000 तक वीजा फीस है जो आगे पेड करनी पड़ती है। और जैसे कि एशियन कंट्रीज के लिए देखा जाए तो यही वीजा फीस राउंड अप कर लो 5-6 हजार तक जाती है। हाँ सुजल, यहाँ पे देखी जाए तो आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको मेनी थिंग्स लग जाती है, लाइक आप वीजा करना है, आपको एयर टिकट करना है, होटल बुकिंग्स करनी है, आपको फॉरेक्स लेनी है, आपको कई बार ऐसे ही लगता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट भी करना पड़े, वो भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ लगाना पड़ता है व्हाइल प्रोसेसिंग योर वीजा एप्लीकेशंस। आपको टेलीकॉलिंग मतलब आप जब बाहर जा रहे हो तो आपको सिम कार्ड्स लग जाते हैं, वहां पे जाके आप कॉलिंग कैसे कर सकते हो। तो ये सारे जो चीजें या फिर ये जो प्रोडक्ट्स लग जाते हैं वो हम आपको BTW वीजा सर्विसेज के अंदर कवर करके दे सकते हैं। यहाँ पे सारी सर्विसेज हम एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड करते हैं विन वन स्टॉप शॉप। सर बेसिकली मतलब अगर कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है तो BTW एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आपको सब कुछ करके वो देता है। तो सर थैंक यू सो मच, आपके 13 साल के एक्सपीरियंस को कवर करना तो बहुत मुश्किल है, बट आपके वक्त के लिए और आपने जो भी इंसाइटफुल अपनी नॉलेज शेयर की हम लोगों के साथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है ना, हमारे दर्शकों को पक्का बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। श्योर, थैंक यू सर।